नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश की अगली क्लास देखेंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो आइए हम लोग एक मैप बना लेते हैं। मैप के सहारे पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कौन सा पार्ट किधर है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसको कहाँ देखना है। तो आप लोग अगर पीछे की क्लासें ना देखे हों तो उसके जिला और संभाग वाली क्लास देख लें, जिससे आपको पूरा एक तरीके से मध्य प्रदेश का मैप क्लियर हो जाएगा और चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हम यहाँ से बोलेंगे, आपका दिमाग तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएगा कि कहाँ की बात की जा रही है। इसलिए मैप बहुत आवश्यक है। और मैप के सहारे से, क्योंकि अब जो है कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, अगर हम थोड़ी सा स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, अडॉप्ट करना है। तो आइए एक मैप बना लेते हैं। वैसे भी सारी क्लासें मैप के थ्रू ही पढ़नी है, बिना मैप के पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मैप बहुत ज़रूरी है। मैप समझ में आना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का मैप हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रीवा की बात, तो सीधे आपको उंगली यहाँ पहुँच जाए। छतरपुर पहुँच गए यहाँ पे, पन्ना यहाँ पे, टीकमगढ़ निवाड़ी यहाँ पे, ग्वालियर यहाँ पे, भोपाल बात हो रही यहाँ पे, इंदौर की बात हो रही यहाँ आ गए, बुरहानपुर की यहाँ आ गए, सिवनी की बात हो रही यहाँ आ गए। तो इस तरीके से अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट हर ज़िले की स्थिति पता होगी तो बहुत आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को याद कर रखना। और लंबे समय तक याद रखने के लिए विजुअलिटी बहुत ज़रूरी है मैप के साथ। आइए, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। थोड़ी सी हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आ जाए इतना ज़रूर प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग विशेष मेहनत करिएगा जिससे समझ में आ जाए। और हम भी कोशिश में डेली लगे रहते हैं कि जितना हो सके उतना सुधार के लिखें। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हो रहा है। आइए बांट लेते हैं इसको। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को मूलतः 3 भागों में विभक्त किया गया। पहले आप समझ लीजिए, फिर इसमें चर्चा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड का पठार कहते हैं। 3 पार्ट हो गए, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और ये वाला बघेलखंड का पठार। अब मध्य उच्च प्रदेश जो है, ये वाला भाग, इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला ये ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला, इसको मध्य भारत का पठार। ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये वाला जो क्षेत्र पूरा ये वाला दिख रहा है, इसे कहते हैं मालवा का पठार। और ये बीच में जहां जहां नर्मदा नदी बहती है तो उसे कहते हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी जो बहती है तो घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में, तो इसे कहते हैं नर्मदा घाटी। और ये यहाँ पे एक है रीवा पन्ना का पठार। ये 5 भागों में मध्य उच्च भारत को हम, उच्च प्रदेश को हम बांटते हैं। इसके बाद एक ये नीचे वाला सतपुड़ा है, दूसरा, और तीसरा ये है। इसको आइए हम डिनोट कर लेते हैं। ये जो है, ये एक पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तीसरा पार्ट ये हो गया। ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो गया, ठीक है। और इसके बाद
ये हो गया। ये इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें, बहुत बड़ा नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हो गए। मतलब टोटल 3 को फिर उसमें 1 को 5 में कर दिए तो 2 5 2 7। सबका नाम लिख लेते हैं। ये वाला बड़ा वाला जो क्षेत्र है मालवा का पठार। क्या हुआ? मालवा का पठार। ये वाला हो गया नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। ये वाला क्षेत्र क्या हुआ? सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा यानी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इस वाले में आ जाते हैं। इसे कहते हैं रीवा पन्ना का, रीवा पन्ना का पठार। इसे बघेलखंड, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार हो गया। ये वाला क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और इस वाले को कहते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है, समझ में आया? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड, ये मध्य उच्च प्रदेश है। दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा पूर्वी पठार यानी बघेलखंड का पठार। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है ऐसे है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 पार्ट में। मध्य उच्च प्रदेश, पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, इसे ही क्या कहते हैं? बघेलखंड। बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब इसके जो है मध्य उच्च प्रदेश के, इसके 5 पार्ट हैं। पहला मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। पहला क्या है? मध्य भारत का पठार। दूसरा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। तीसरा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। चौथा मालवा का पठार। मालवा का पठार। और पांचवा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। अब देखिए, अगर एग्जाम में आता है मध्य प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है,
मध्य प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 3। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार यानी बघेलखंड, 3 भागों में। ये पूछा जाए कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में? 5 भागों में। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी। कुल अगर पूछा जाए कि कितने पार्ट में वैसे है तो टोटल 7, 5 ये, 6 और 7। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन का इंटेंशन जो होगा उस तरीके से हमको आंसर करना है। आइए अब देख लेते हैं। अगर मध्य भारत का पठार, इसमें से एक चीज और इसमें डिनोट कर देते हैं। सबसे बड़ा इस पूरे भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा मालवा का पठार है। पूरे मध्य प्रदेश का 28%, कितना? 28% क्षेत्र मालवा के पठार में आता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नर्मदा घाटी। ये कितने परसेंट आती है? 26%। ठीक है। तीसरा सतपुड़ा श्रेणी 11%। ये हो गया। मध्य भारत का पठार 10.68%। मध्य भारत का पठार 10.68%। बुंदेलखंड का पठार 7.7%। 7.7% किसका है? भारत का नहीं, मध्य प्रदेश के, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% बुंदेलखंड का है। ठीक है। रीवा पन्ना का पठार 10.37%। कहां का? पूरे मध्य प्रदेश का 10.37% रीवा पन्ना का पठार है। बघेलखंड बचा, बघेलखंड का क्षेत्रफल 7%, पूरे मध्य प्रदेश का 7%। अब देखिए, इसमें से एक चीज और क्लियर हो गई। इसमें से पूरे भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? सबसे बड़ा रीजन मालवा का पठार। सबसे छोटा रीजन बघेलखंड का 7% है। अगर क्रम इस तरीके से देखिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में जितने पार्ट किए गए हैं उनको बड़े से छोटे क्रम में लगाइए या छोटे से बड़े क्रम में, या ऐसे भी दे सकता है, जोड़ी मिलाने के लिए होता है। 4 ठो नाम दे दिए, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, और सामने दे दिए 10.37%, 7%, 11%, 28%। अब जो जिसका है उसमें जाके मिलाइए। अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आने वाले एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो हम लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली मान लीजिए थोड़े बहुत इसके डाटा में थोड़ा बहुत अंतर भी आता है, तो भी हम लोग उसके आसपास का जो डाटा रहेगा उसको टिक कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग कौन है? मालवा का पठार। सबसे छोटा बघेलखंड का पठार 7%। ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नर्मदा घाटी 26%, 11%। रीवा पन्ना का, फिर इसके बाद ये मध्य भारत का पठार 10.68%, फिर उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, और सबसे छोटा बघेलखंड का। मतलब सबसे बड़ा मालवा का पठार और सबसे छोटा बघेलखंड का पठार। अब इसको, ये चीजें क्या है कि ये तो प्री का में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे वन लाइनर एग्जाम हुआ, वनडे एग्जाम हुआ, प्री मतलब कि व्यापम के कोई भी एग्जाम हुए, पीसीएस का हुआ, और सारे कोई भी एग्जाम मध्य प्रदेश द्वारा लिया जाता है, तो इस पर तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये पीसीएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, बस इतना ही क्वेश्चन देगा और उसको आपको ये ऐसे करके लिखना है। अब उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने इतना बना दिया, ये सारी चीजें हो गई, इतना कर दिया, इसको इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे। अब इसमें और अंदर भी चीजें लिखेंगे, तो इसमें ये कैसे निर्माण हुआ, इसका मतलब इसका पैसा तो पहले कितना %, इसमें और चीजें पहले दिखाएंगे कि इसकी स्थिति क्या है। स्थिति जैसे मध्य प्रदेश, ये मध्य भारत का पठार, तो इसका स्थिति के लिए ऐसे हम कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। बाकी और स्थिति अगर आप अक्षांश देशांतर याद करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और सबका इतना अक्षांश देशांतर की कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे करेंगे, इसका उत्तर में मध्य भारत, जैसे हमने क्या देखा, मध्य भारत, मध्य भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश का उधर वाला क्षेत्र कर देंगे, नीचे दक्षिण में मालवा का पठार, पूरब में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में ये राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाएगा। ऐसे
मालवा का पठार की स्थिति, मालवा के पठार में उत्तर में मध्य भारत का पठार, दक्षिण में नर्मदा घाटी, पूरब में रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में राजस्थान। ऐसे नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी की स्थिति क्या होगी? इसके उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, पूरब में बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार, पश्चिम में गुजरात, गुजरात राजस्थान। सतपुड़ा श्रेणी, उत्तर में नर्मदा घाटी, दक्षिण में महाराष्ट्र, नागपुर वाला क्षेत्र, पूरा ये वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका। और इसके पश्चिम में भी राजस्थान, हाँ पश्चिम में राजस्थान गुजरात ही आएगा और पूरब में बघेलखंड का पठार आ जाएगा। इसी तरीके से रीवा पन्ना का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में बघेलखंड का पठार, पूरब में मालवा वाला आ जाएगा रीजन में, और पश्चिम में मालवा वाला और पूरब में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश थोड़ा सा लगेगा। इसी तरीके से बघेलखंड को पूछ लिया, उत्तर में रीवा पन्ना का पठार, दक्षिण में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, पूरब में छत्तीसगढ़, पश्चिम में नर्मदा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ें इतना हो गई, सब में ये चीज़ें हो जाएगी। इसी तरीके से इनमें कैसी जलवायु पाई जाती है, कैसी वर्षा होती है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, इन सभी चीज़ों में यही मेन टॉपिक होंगे। अगर जैसे हम मालवा की बात करते हैं, मालवा की जलवायु, एक यात्री आया था फाहियान, फाहियान ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी जलवायु मालवा की जलवायु है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ का मौसम जो होता है एकदम सम होता है, नॉर्मल ठंडी नॉर्मल गर्मी, ठीक है। इसकी मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में तो फसल क्या क्या होगी? काली मिट्टी में गेहूं होगा, कपास होगा, सोयाबीन होगा, सारे चीज़ होंगे, चने भी होंगे, तो इसकी मुख्य फसलें ये हो जाएंगी। फिर वर्षा कैसी होती है? वर्षा औसत होती है। और वृक्ष कैसे पाए जाएंगे, वन कैसे पाए जाएंगे? जब वर्षा औसत होती है तो उसी प्रकार के वन भी होंगे। इसी प्रकार से मध्य भारत का पठार, यहाँ वर्षा, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? यहाँ की मिट्टी, यहाँ से क्या होता है कि चंबल नदी जाती है, ठीक है, और चंबल नदी क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। तो यहाँ पे मिट्टी कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी पाई जाएगी, लैटराइट कछारी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाएगी। और वर्षा यहाँ पे औसत से कम होती है, बहुत कम। इसी में भिंड मुरैना वाला क्षेत्र आता है, जहाँ पे भिंड की गोहद, जो मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड की गोहद में, भिंड में। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा कम ही होगा। तो पेड़ भी वैसे ही होंगे, झाड़ियों वाले, बहुत अच्छे होंगे नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसको यहाँ पे क्या होता है? सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सरसों की हांडी इसे कहा जाता है, सरसों की हांडी। और बीहड़ों का नगर, बीहड़ों का ये मतलब पठार, क्योंकि यहाँ से जो चंबल नदी जाती है बीहड़ा का निर्माण करती हुई जाती है, ठीक है। ये हो गया। इसमें और क्या चीज़ पाया जाता है, और जो भी चीज़ें स्पेशल है वो देख लेंगे। ऐसे ही नर्मदा घाटी, यहाँ का मौसम कैसा होता है? मौसम यहाँ का विषम होता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी होती है, ठीक है। यहाँ का मौसम विषम होता है, यहाँ पे अधिक गर्मी और अधिक ठंडी होती है। ये हो गया। इसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है? विंध्य समूह के अपरदन और विंध्य समूह के टूटने और नदियों के निक्षेपण से हुआ है, इसका निर्माण हो गया, ठीक है। इसमें जिले वही आ जाएंगे, बता ही दिए आपको, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये वाले। इधर से नीमच भी, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये नीमच वाला भी आ जाएगा। तो ये सारे आ जाएंगे। कुछ जिले ऐसे होते हैं कि आंशिक रूप से इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, दोनों में आएंगे। इसमें ज़्यादा जिले में ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। मालवा वाले क्षेत्र में इधर देखिए पूरा जिला आ जाएगा, शाजापुर, इंदौर, धार, जब ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है, रायसेन, विदिशा, सीहोर, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा। सागर इसमें भी आ जाएगा, सागर इधर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी रीजन में, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2-4 जिलों के नाम आप विशेष याद रखिए उतने में काम हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे वर्षा बता ही दिए, कम होती है। वर्षा जब कम होगी तो पेड़ भी उसी तरीके से उगेंगे, तो पेड़ उसी तरीके से होंगे तो
उत्पादन जो होता है कृषि होगी वो भी बहुत बढ़िया नहीं होगा। तो वही सरसों होता है, तो ये सरसों की हांडी बोला, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पेड़ वन भी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, कटीले वन होंगे, झाड़ियां होंगी, यही सब होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे, कहां पे आ जाते हैं, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। क्षेत्रफल यही है, स्थिति हो ही गई। जिला इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी एक टीकमगढ़ से कट के बना है निवाड़ी हो जाएगा, टीकमगढ़ हो जाएगा, छतरपुर, पन्ना, सागर, ये सारा दतिया उतिया भी शायद इसमें आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा दतिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। वर्षा यहाँ भी औसत ही वर्षा होती है, बहुत वो नहीं होते है, यही होता है महुआ, खैर, बमूर, यही इसी के पेड़ पाए जाएंगे। और मिट्टी इसमें बता दी, इसमें काली मिट्टी, इसमें मिट्टी जो पाई जाती है मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी। नदियां इसमें जैसे हो गई केन नदी, बेतवा नदी, इसमें चंबल नदी बताए थे, इसमें चंबल नदी जाएगी। इसमें हो गई केन, बेतवा, ये नदियां पाई जाएंगी। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, अब देखें इसी में आ जाएगा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी 1172। सिद्ध बाबा की चोटी कितनी है, 1172 मीटर, बुंदेलखंड वाले रीजन में आ गया। इसके बाद मालवा का हो ही गया, मालवा के भी बता दिए, मिट्टी इसमें सोयाबीन, कपास, गेहूं, ये सारी चीजें हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, रीवा पन्ना वाले में। रीवा पन्ना 10.36 या 37 जो भी आपको समझ में आए ये हो जाएगा। निर्माण इसका विंध्य शैल समूह के अपर्दन से, विंध्य शैल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। इसके जिले कौन कौन से हो जाएंगे, इसके जिले आ जाएंगे पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, ये वाले जिले आ जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है, ये हो जाएगा। जलवायु इसमें क्या होती है, गर्म जो है, गर्मी तो साधारण होती है, गर्मी साधारण होती है, किंतु ठंडी जो होती है, ठंडी ये अधिक होती है। अब ये चीज जो है, इसका जलवायु जो है गर्मी साधारण, ठंडी अधिक, ये रीवा पन्ना में, बघेलखंड में और सतपुड़ा में, तीनों में सेम रहेगा। और इसकी जलवायु ये मध्य भारत और बुंदेलखंड की सेम रहेगी। मालवा की जलवायु सम होगी, विश्व की सबसे अच्छी जलवायु फायान ने बताया है, ठीक है। इसकी दोनों की जलवायु क्या हो गई, अधिक गर्मी अधिक ठंडी। इसकी जलवायु सम, इसकी जलवायु विषम, अधिक गर्मी अधिक ठंडी, इसकी जलवायु नॉर्मल गर्मी नॉर्मल ठंडी, और इसमें गर्मी साधारण और ठंडी अधिक, इसमें भी बघेलखंड में भी और सतपुड़ा श्रेणी में भी। सतपुड़ा श्रेणी, बघेलखंड और रीवा पन्ना में, ये चीज हो गया। मिट्टी इसमें मिश्रित मिट्टी भी इसमें भी पाई जाती है। इसमें नदियां, जैसे नदियां क्या हो गई, बिछिया हो गई, केन हो गई, बिछिया हो गई, टोन्स हो गई, बीहड़ हो गई, ये नदियां यहां पाई जाएंगी। और ये सारी चीजें, ये हो गया इसका रीवा पन्ना का। बघेलखंड में आ जाते हैं, बघेलखंड में नहीं, अब इसका नर्मदा घाटी बचा, पहले इसी वाले का देख लेते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा रीजन में ये इसका परसेंटेज 26%, स्थिति इसकी उत्तर में ये, दक्षिण में ये, पूरब पश्चिम में पूरब में बघेलखंड रीवा और पश्चिम में ये राजस्थान हो गया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जलवायु ये तीन का है, पन्ना, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा श्रेणी। तो इसमें गर्मी साधारण होती है, ठंडी अधिक होती है। जस्ट इसका उल्टा होता है नर्मदा घाटी में। इसमें क्या होता है, इसमें गर्मी अधिक होती है और ठंडी जो होती है ये साधारण होती है। अब इसको देखिए, जलवायु सबका एक साथ देख लेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। मालवा की सम, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। मध्य भारत का
अधिक गर्म अधिक ठंड, बुंदेलखंड का अधिक गर्म अधिक ठंड, ये दोनों की सेम, मालवा की एक अलग हो गई। इसके बाद रीवा पन्ना बघेलखंड सतपुड़ा की गर्मी साधारण ठंडी अधिक, और गर्मी साधारण ठंडी अधिक, और सतपुड़ा की जस्ट इसका उल्टा, गर्मी अधिक ठंडी साधारण। ठीक है, अब ये मतलब कि जलवायु जो हो गई सबकी क्लियर हो गई एक बार में, क्षेत्रफल सबका क्लियर हो गया। ठीक है, स्थिति सबकी क्लियर। अगर इतना 3-3 4-4 पॉइंट और उसके बाद वर्षा फसल और जिलों इतना 4-5 पॉइंट भी अगर हमने लिख दिया तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना ही लिखने के लिए बहुत हो गया, इतना ही मतलब पूरा नहीं लिखा जा सकता है। और बाकी जैसे हम एक एक चीज पढ़ाते जाएंगे, जैसे अगला हम मिट्टी पढ़ाएंगे, जलवायु पढ़ाएंगे और सारी चीजें पढ़ाएंगे, उद्योग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब चीजें इसमें आप ऐड करते जाइए। मालवा वाले में मालवा की चीजें जब आएंगी तो मालवा वाले में ऐड हो जाएगी। ये उद्योग होता है, इसकी जलवायु ये होती है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये खनिज होता है। ठीक है, जितना मन हो उतना आप ऐड कर लें, उतनी चीजें। लेकिन नॉर्मल चीजें क्या है, बेसिक चीजें हैं। इतनी चीजें अगर आपने यहाँ पे देख लिया तो आपका प्री भी, मेंस भी और वनडे के सारे एग्जाम सब में सफिशिएंट हो जाएगा। वर्षा इधर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती जाती है। आप जानते ही होंगे सबसे ज्यादा वर्षा आपके पूर्वी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में जैसे आएंगे तो वर्षा आपकी कम होती जाती है। तो वर्षा की मात्रा पूर्व क्षेत्र में नॉर्मल और इधर अधिक होगी, ये हो जाएगा। और ये एक इसका एक विशेष मतलब कि गुण है। गुण क्या कहेंगे, मतलब इसकी विशेषता ये है, ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल है। नर्मदा घाटी एक रिफ्ट वैली में है, दोनों साइड से वैसे भी ऊपर साइड विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, तो ये रिफ्ट वैली में गहरी है। तो ये सबसे निचला भाग है पूरे मध्य प्रदेश में, और इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा घाटी यहीं से बहती है। नर्मदा के इधर दोनों साइड का क्षेत्र, नर्मदा के दोनों साइड का क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नर्मदा नदी को ही कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ या मध्य प्रदेश की रीढ़ कहा जाता है। इसे नर्मदा नदी को ऐसे भी खुशियों की नदी, प्लेजर ऑफ रिवर, तो उसी का ये क्षेत्र ही है। तो ये कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। ये हो गया। अब बचा कौन सा, सतपुड़ा और बघेलखंड। सतपुड़ा, तो सतपुड़ा में भी यही सारी चीजें हैं। जिले इसके नीचे आ जाएंगे। ये 11% का क्षेत्र है, स्थिति ऐसी है। ऊपर ये नर्मदा घाटी, नीचे ये जलवायु बता ही दिए। वर्षा सबसे ज्यादा इसी में इधर होता है, पंचमढ़ी इसमें क्षेत्र में आता है। इसके नीचे आ जाएगा बुरहानपुर, आ जाएगा ये, आ जाएगा छिंदवाड़ा, आ जाएगा सिवनी, आ जाएगा बैतूल, आ जाएगा। ठीक है, और मंडला आ जाएगा, बालाघाट आ जाएगा। ये वाले क्षेत्र में, सतपुड़ा वाले में ये रीजन हो जाएंगे। और नदियां हो जाएंगी इसमें जो भी हैं। इसी तरह से बघेलखंड का हो गया, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र बघेलखंड ही है। तो इस तरीके से आज के ये टॉपिक जो है, आप लोगों अगर इतना चीज़ मैपिंग के थ्रू याद रख लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग गलत करके आएंगे यहाँ से, है ना। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों ने मैप वाला जो हमारा पहला वीडियो था उसमें अब देख लीजिए कि एक चीज़ और है, उसमें थोड़ा आवाज़ की इशू है। कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा आवाज़ और उसमें कम है, तो आप लोग देखिएगा अगर उसमें आवाज़ की अगर आपको दिक्कत आती है, चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर उसमें दिक्कत होती है तो मैं एक दूसरा वीडियो उसका तैयार कर दूंगा जिसमें आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिना मैप के कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना मैप के आप समझने का प्रयास ना करें। बिना मैप के समझने का मतलब ये होता है कि आप रट रहे हैं, और रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं, उतर जाती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम के टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। एग्जाम के टाइम पे रिकॉल वही चीज़ें होती है जो एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ी जाती हैं, मैप के थ्रू पढ़ी जाती हैं, देख के पढ़ी जाती हैं, समझ के पढ़ा जाता है। क्योंकि रटने वाली चीज़ें बहुत उपयोगी नहीं होती हैं और किसी काम में आ नहीं पाती हैं। इसलिए यही हमारा सजेशन है कि आप लोग मैप बनाए, मैप बनाना भी सीखिए, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर लिखने की प्रैक्टिस है, जैसे मेंस में लिखना है, तो मैप के थ्रू आप बना के सारा चीज़ इंडिकेट करके इतना भी अगर कर देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर आपके कटने नहीं हैं। अगर वही चीज़ें आप लिखते रहेंगे तो उसमें बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलता है। तो इसमें क्या पता चलता है कि आपको लगभग पूरे रीजन की अच्छी जानकारी है, सब कुछ पता है, लेकिन समय अभाव के कारण आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सके, लेकिन ऊपरी ओवरव्यू एक पूरी तरीके से एकदम सही दे दिया है। तो जो एग्जामिनर होता है उसके भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है,
और सारी चीज़ें ठीक होती है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में फिर से हम देखेंगे, नया क्लास होगा। और आप लोग मैप पे जरूर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, और उस वाले क्लास के लिए जरूर बताइएगा, कमेंट आप लोग जरूर करिए। चैनल में अगर जो लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर किया करिए। जो भी कमेंट हो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी कुछ भी लगे तो बताइए जरूर। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।